हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 3 है। देखिए लेक्चर 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ें। लेक्चर 1 में तो हमने बेसिक नॉलेज बताया कि कोई पुष्प है उसके सभी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। उसी तरह उसके बाद हमने लेक्चर 2 में बताया कि कोई पुंकेसर है, अगर उसको हम हॉरिजेंटली कट करते हैं तो वो पहली बात हम बताए थे कि पुंकेसर जो होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि वो संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने क्या किया कि एक पुंकेसर था, उसको हमने हॉरिजेंटली कट किया। उसके बाद हमने देखा कि वो जब हम पुंकेसर को हॉरिजेंटली कट करते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। फिर हमने देखा कि जब हम हॉरिजेंटली कट किए तो वो 2 पाली में बट गया। अब एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी थी और 2 पाली में 4 लघु बीजाणु धानी हुए। फिर हमने एक लघु बीजाणु धानी का बाहर से चित्र बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लघु बीजाणु धानी का बाहरी आवरण जो है वह बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस कहलाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर वाला अंतस्थिसियम जो कि सिंगल लेयर में होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। फिर हमने देखा कि एंडोडर्मिस के अंदर जो है वह मध्यजन स्तर पाया जाता है जो कि 3 लेयर में पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर टैपिटम होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि लघु बीजाणु धानी को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 स्तंभ में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि उसके सबसे अंदर वाला परत जो है वो टैपिटम कहलाता है और टैपिटम के अंदर बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होता है। हमने यहाँ तक लेक्चर 2 में पढ़ा और हमने आपको बताया था कि सबके कार्य क्या होते हैं। जैसे बाह्य त्वचा जो है वह सुरक्षा देने का कार्य करता है और अंतस्थिसियम हो गया और मध्यस्तर, ये दोनों क्या करते हैं, ये परागकोश को इस फूटन में सहायता प्रदान करते हैं। फिर हमने देखा कि टैपिटम का क्या वर्क है, हमने बताया था पोषण देने का कार्य करता है। फिर हमने आपको बताया कि टैपिटम केवल पोषण ही नहीं बल्कि और कार्य करता है जो कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमने आपको बताया बीजाणुजन ऊतक, टैपिटम के अंदर बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं और उस बीजाणुजन ऊतक का क्या कार्य है, तो वो जो बीजाणुजन ऊतक है वह परागकण के निर्माण में सहायता करते हैं। तो आज हमें यही देखना है कि बीजाणुजन ऊतक से परागकण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बीजाणुजन ऊतक कहाँ पाया गया था। तो इस तरह से था हमारा लघु बीजाणु धानी, ठीक है। इसके अंदर वाला सबसे परत जो है यह था बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। अब बीजाणुजन ऊतक इसमें इस तरह से भरे हुए होते हैं। आज हम क्या करेंगे कि इस बीजाणुजन ऊतक में से 4 ऊतक को लेंगे या फिर 4 कोशिका हम कर सकते हैं, 4 कोशिका को लेंगे जो कि हम अब बाहर दिखाएंगे इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से दिखाएंगे। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब देखिए मेरा इस पर थोड़ा लिखने का कम है क्योंकि बोर्ड पे मैं पहली बार लिख रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हमें पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं, जितना पेपर में आपके आएगा उतना है, ठीक है। तो हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है लघु बीजाणु जनन। तो हमने आपको बताया कि बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणुजन ऊतक से परागकण का निर्माण होता है। तो हमने क्या किया कि बीजाणुजन ऊतक में से 4 कोशिका को बाहर ले लिया और उसमें से जितने भी हमने इस तरह से डिनोट किया था वो सभी के सभी डिप्लॉयड होते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित होने का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए द्विगुणित होने का मतलब हुआ कि यह 2n के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब द्विगुणित होने का अर्थ ये हो जाता है कि ये अब जनन कर चुके हैं, अब इन्हें जनन करने की आवश्यकता नहीं है। जनन करने की किसको आवश्यकता होती है, जो हैप्लॉइड हो, मतलब सिंगल हो, ठीक है, वो जनन करता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, उस बीजाणुजन ऊतक में से 4 कोशिका को हमने बाहर लिया। अब ये क्या करेंगे, इसमें से ये जो 4 कोशिका है इनकी जो कोशिका भित्ति है वह आपस में जुड़ जाते हैं। किसकी सहायता से, देखिए इनकी जो कोशिका भित्ति है आपस में जुड़ जाती हैं, किसकी सहायता से, तो वो जुड़ जाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के कारण, ठीक है, प्लाज्मो
डिस्मेटा। देखिए हम पढ़ाते हैं भले ही, ठीक है, हम पढ़ाते हैं। अब आप अपने से नोट कैसे बनाएंगे? देखिए हमने जैसे बोला कि ये जो 4 कोशिका है आपस में जुड़ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, तो अभी हम बोलेंगे क्या कि ये जो इनके जो कोशिका भित्ति है, एक कोशिका भित्ति को दूसरी कोशिका भित्ति से जोड़ने का कार्य प्लाज्मोडेस्माटा करता है। तो आप नोट में तुरंत लिख लिया कीजिए क्या, एक कोशिका भित्ति को दूसरी कोशिका भित्ति से जोड़ने का कार्य, मतलब अपने लैंग्वेज में एक तरीके से नोट बनाइए। अपने लैंग्वेज में अगर आप नोट बनाना स्टार्ट कर दिए तो समझिए आपका इतना ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा उस अपने नोट को पढ़ने में ना कि पूछे मत। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें क्या कि जैसे एक कोशिका भित्ति को दूसरी कोशिका भित्ति से जोड़ने का कार्य प्लाज्मोडेस्माटा करता है। हम फिर से यहाँ पे बना दे रहे हैं इस तरह से जो हमने बनाया था। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, हम लघु बीजाणु जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें से जो हमने बीजाणु जन ऊतक में से 4 कोशिका को बाहर निकाला था, इसमें से अगर एक कोशिका को हम बाहर ले लें, जैसे इसमें से, ये किसमें है, ये सभी टैपेटम का अंदर वाला जो लेयर है सब बीजाणु जन ऊतक में ढेर सारे ऊतक हैं, उनमें से हम केवल 4 ऊतक को बाहर लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये सभी गुणित होते हैं, 2n के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, 2n के फॉर्म में। हमने अभी आपको क्या बताया कि एक कोशिका भित्ति जो है, इनकी जो कोशिका भित्ति है और इनकी जो कोशिका भित्ति है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से, प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। ठीक है, अब जैसे ही एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ता है तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है, मतलब जो द्रव है, वह दूसरे कोशिका में चला जाता है और दूसरे कोशिका के जो तीसरे में चला जाएगा, तीसरे के जो है उसके अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ, मतलब द्रव भरा हुआ है, वो चौथे कोशिका में चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पदार्थ रहेगा वो इसमें चला जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति जुड़ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा से, तो क्या होगा, यही तो होता है ना कि इसका पदार्थ उसके में चला जाता है। इसको रोकने के लिए कि मतलब इसका पदार्थ जो है इसमें न जाए, फिर इसका पदार्थ इसमें न जाए, तो एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कैलोज भित्ति। ठीक है, इसको रोकने के लिए आप नोट बनाते रहिए, इसको रोकने के लिए मतलब एक कोशिका भित्ति दूसरी कोशिका भित्ति से न जुड़े, इसके लिए हम कैलोज भित्ति का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, कैलोज भित्ति का निर्माण हो जाता है। कैलोज भित्ति को हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैलोज भित्ति का निर्माण होने का अर्थ क्या हुआ कि अब इसके अंदर का जो पदार्थ है वह दूसरे वाले कोशिका में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हो जाता है। इसमें से अब हम इस वाले में से एक, ये जो कोशिका है इसको बाहर निकालने जा रहे हैं। अब जैसे हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 2n, इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये 2n के फॉर्म में था। अब जैसे ही हम इसमें से एक तब को या एक कोशिका को बाहर निकालते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसका हम नाम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, अब इसमें एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो आप क्लास 11th में कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक विभाजन 2 प्रकार से होता है। कोशिका का जो विभाजन है 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होना। और अर्ध समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री। अर्ध समसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, समसूत्री में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हुआ, अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है यह 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, द्विगुणित से अगुणित। अगुणित में क्या होगा, हमने अर्धसूत्री विभाजन करा तो मतलब ये वाला प्रोसेस होगा, ये वाला प्रोसेस होगा तो यहाँ पर 4 कोशिका का निर्माण होगा। कैसे होगा, ये इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। अब इसके ऊपर क्या था, यहाँ पर हमने जब निकाला इसमें से एक कोशिका को, तो इसके ऊपर भी तो कैलोज भित्ति थी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अब ये कैलोज भित्ति रहा लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन, तो इसके ऊपर भी तो ये कैलोज भित्ति रहेगा। ठीक है, तो ये कैलोज भित्ति हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए ये द्विगुणित था, अगुणित में कन्वर्ट हो गया। द्विगुणित था तो हम इसे 2n से कन्वर्ट करते थे, अगुणित हो गया मतलब इसे हम n से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये n के फॉर्म में आ गए। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जो अगुणित फॉर्म में आ गए इसे हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु। अब क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए अब हम बताने जा रहे हैं इसमें कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन। आखिर में लघु बीजाणु जनन है क्या, तो बस यही चीज़ तो है लघु बीजाणु जनन। मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है, हम लिख दे रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इतना चीज लिखना होगा अपने नोट में। अब आप लिख लिए होंगे। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मिटाकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अब पहले मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। हमने क्या बताया अभी तक, देखिए अगुणित का निर्माण हो गया था, मतलब इस कोशिका में हमने क्या किया, जो द्विगुणित थे। ठीक है, द्विगुणित थे। ठीक है, अब इस तरह से द्विगुणित था। ठीक है, सब द्विगुणित था, सबके ऊपर कैलोज भित्ति का निर्माण हुआ है। अब ये अगुणित में कन्वर्ट हो गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें से क्या हुआ कि जितनी कोशिका थी, ठीक है, सब मतलब हमने एक कोशिका को लिया था 2n को, ये कन्वर्ट हुआ था 4 में। ठीक है, 4 में कन्वर्ट हुआ था। एक को लिए तो ये 4 में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर तो 4 पहले से थे, मतलब सब में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और सबसे 4 कोशिका का निर्माण हुआ। मतलब देखिए अब क्या होता है, ये तो पहले से रहेगा। ठीक है, या फिर हम इसे न करके डायरेक्ट अब हम बना दे रहे हैं कैलोज भित्ति। ठीक है, कैलोज भित्ति क्या होता है, देखिए कैलोज भित्ति इस तरह से जो थे। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी 4 रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब कैलोज भित्ति है, इनका शेप तो निश्चित नहीं होता है। अब इसमें क्या हुआ कि सभी को यहाँ पर जो द्विगुणित थे सभी ने अर्धसूत्री विभाजन किया और जिससे 4 केंद्र 4 कोशिका का निर्माण हो गया है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए अब जैसे ही ये अवस्था आती है, ठीक है, जैसे ही ये अवस्था आती है तो हमने आपको क्या बताया था कि टैपिटम एक होता है, इसके बाहर वाला लेयर जो होता है वो टैपिटम होता है, और ये इसके अंदर क्या है, बीजाणुजन ऊतक। जैसे ये अवस्था आती है तो टैपिटम क्या करता है, टैपिटम इनको मतलब लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करते हैं। अब उनको क्या करेंगे, ये पोषण देने के साथ साथ इनका कुछ और वर्क हो जाता है। टैपिटम का कार्य अब देखिए क्या है। ठीक है, टैपिटम पहली बात क्या करेंगे, ये पोषण देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टैपिटम है जैसे ही ये अवस्था आती है, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे ये अवस्था आती है तो ये जो टैपिटम है एक एंजाइम का रिसाव करता है या श्राव करता है। कौन सा एंजाइम, तो कैलेज एंजाइम। ठीक है, कैलेज एंजाइम। अब ये कैलेज एंजाइम क्या है, देखिए कैलेज एंजाइम क्या करते हैं, जैसे किसी भी वर्ड में, जैसे मान लेते हैं हम ग्लूकोज, तो ग्लूकेज एंजाइम जिसके शब्द में लास्ट में एज आ जाता है वह एंजाइम से रिलेटेड हो जाता है। जैसे इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज एंजाइम है ये सब। और ये क्या करते हैं, जैसे
ये क्या करेगा, देखिए कैलेज एंजाइम जो है, अब टैपेटम इसके बाहर पाया जा रहा है और इसके अंदर पाया जा रहा है कैलोज भित्ति। तो ये क्या करते हैं, ये कैलोज भित्ति को, ठीक है, कैलोज भित्ति, ठीक है, कैलोज भित्ति को ये जो कैलेज एंजाइम है तोड़ देने का कार्य करते हैं। मतलब क्या होगा, हम क्यों बोल रहे थे कि जैसे ही ये अवस्था आती है टैपेटम तुरंत कैलेज एंजाइम का स्राव करता है। जैसे ही कैलेज एंजाइम आता है तो ये क्या करता है, ये कैलोज भित्ति को तोड़ देने का कार्य करता है। और जैसे ही कैलोज टूटेगा तो देखिए क्या बन जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कैलोज भित्ति टूटा तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लघु बीजाणु हैं अब ये मुक्त हो गए, ठीक है। जैसे ही कैलोज भित्ति टूट जाती है, अब क्या हुआ कि ये कैलेज एंजाइम आए और इसके आवरण को ये तोड़ देने का कार्य करते हैं, मतलब कैलोज भित्ति को ये तोड़ देने का कार्य करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब ये जो लघु बीजाणु हैं, ठीक है, लघु बीजाणु, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब यही लघु बीजाणु लास्ट में परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो लघु बीजाणु है ये एक तरीके से परागकण होता है, ठीक है। अब इसे आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि मतलब अगर कोई आपको बोले लघु बीजाणु तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मतलब ये परागकण के बारे में बात कर रहा है। अगर आपसे कोई बोले कि ये परागकण तो मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये लघु बीजाणु से संबंधित है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्यों बोल रहे थे कि लघु बीजाणु, इसमें से हम क्या करेंगे कि एक लघु बीजाणु चाहे कोई भी, ठीक है, कोई भी एक जो है इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब बाहर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड फॉर्म में हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके बाहर का जो आवरण था कैलोज भित्ति वाला वो तो नष्ट हो गया, लेकिन इसकी तो कोशिका भित्ति होगी ना, ये जो है इसका तो कोई आवरण होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं, छोड़े पहले ये देखते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति मतलब इसकी जो सेल वॉल है वह किससे मिलकर बनी होती है। तो वो बनी होती है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से, ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से, जिसे कंबाइंडली रूप से हम कहते हैं पैक्टोसेल्यूलोज, ठीक है। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ही ये अवस्था आती है, अब इसमें देखिए कौन सा विभाजन होगा। अब चैप्टर हम कह सकते हैं क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, उसमें क्या आता है, देखिए जैसे ही ये फॉर्म आ जाए मतलब अगुड़ित जैसे ही आती है तो इसमें क्या होता है, पहले कोशिका विभाजन होगा कि पहले केंद्रक विभाजन होता है। तो आपको याद रखना होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर कोई कोशिका है, ठीक है, मान लेते हैं कि यही है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा कि पहले साइटोकाइनेसिस। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से अब कौन सा टॉपिक चलने लगा, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटो मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये अवस्था आती है, अब इसमें क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद जो है कोशिका का विभाजन होता है, मतलब केंद्रक विभाजन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। केंद्रक विभाजन, जैसे केंद्रक विभाजन होगा तो यहाँ पर दो कोशिका का निर्माण होता है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, छोटे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। छोटे वाले को हम कहते हैं जनन केंद्रक, ठीक है, जनन केंद्रक, यहाँ पर याद रखिएगा कि जनन केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोग कहते हैं कायिक केंद्रक, ठीक है। अब ये कायिक केंद्रक हो गया। अब क्या हम बताने जा रहे हैं, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, बस इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अगुणित फॉर्म में है, यह जब विभाजन करता है, इसमें जब केंद्रक विभाजन होता है तो
तो ये दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है जनन केंद्रक और एक होता है कायिक केंद्रक। ठीक है, जनन केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है और कायिक केंद्रक जो है ये बड़ा होता है। एक बार इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें क्या होता है देखिए, हम यहीं पर बता दे रहे हैं। अब जैसे ये अवस्था आती है, मतलब केंद्रक का विभाजन हो गया, केंद्रक विभाजन होने के बाद अब किसका विभाजन होगा, कोशिका का। तो इस कोशिका का विभाजन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगा। अब इसमें जनन केंद्रक है और ये वर्धि केंद्रक। ठीक है, अब ये कैलस भित्ति मत सोचिएगा, ये है कायिक केंद्रक, क्योंकि जनन केंद्रक जो है इसका आकार तो निश्चित होता है, लेकिन ये जो कायिक केंद्रक है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो हम इस यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं कि जनन केंद्रक का आकार कैसा होता है, तो ये होता है तर्कु रूप में। ठीक है, और इसका अनियमित, तो आप आकार भी लिख सकते हैं, जनन केंद्रक हम यहीं पर लिख दे रहे हैं तर्कु रूप में। ठीक है, और इसका जो है अनियमित होता है, अनियमित। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें अब हमें करना है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, अब कोशिका विभाजन होने पर क्या होगा कि ये दो भाग में टूट जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये दो भाग में टूट जाते हैं, कोशिका एक ही रहेगा, मतलब बढ़ जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दो कोशिकीय अवस्था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दो कोशिकीय अवस्था। ठीक है, दो कोशिकीय अवस्था कहते हैं। देख ले रहे हैं, आपको दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हम करने जा रहे हैं, देखिए अब ये जो कोशिका बन गया है, जैसे ही अब ये वाली अवस्था आती है, अब देखिए क्या होता है, हम एक बार मिटा दे रहे हैं भीतर का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जैसे ये अवस्था आती है, ठीक है, यहाँ पर हम दिखा दें कि ये हो गया जनन केंद्रक और ये हो गया हमारा कायिक केंद्रक। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसे ये अवस्था हमें पता है कि इसकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब क्या होता है, अब देखा जाए तो एक तरीके से परागकण का निर्माण हो गया है, यही है परागकण। ठीक है, अब परागकण का आकार जो है वह अलग अलग होता है, अभी हम बताएंगे। पहले देखिए, जैसे ये अवस्था हमारा आ गया, इसके जो हमने बताया कि ये जो सेल वॉल है ये किसके मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, अब क्या होता है, इस परागकण, ये जो परागकण है ये संरक्षित होना चाहता है, मतलब सुरक्षित होना चाहता है। अब परागकण तो ऐसे एकदम हल्का रहेगा तो मतलब बेकार ही है। ठीक है, तो इसको मतलब कठोर बनाने के लिए, मतलब गिर जाए जल्दी तो मतलब टूटे ना जल्दी, तो इसके चारों तरफ एक आवरण का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इसके चारों तरफ एक आवरण का निर्माण हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इस तरह से दिखा दे रहे हैं। अब ये क्या है अभी हम बता रहे हैं, इसको बनाने थोड़ा सा, ठीक है, समझ लीजिएगा, इसी तरह से पूरा होता है। अब क्या होता है इसमें, मान लीजिए यहाँ पर से हमने हटा दिया और यहाँ पर से हमने हटा दिया, अब क्यों हटाया फिर ये भी समझ लीजिए। ठीक है, केवल एक जगह ही नहीं, कई जगह ऐसे हट जाते हैं। अब क्यों हटते हैं, ये कौन सा आवरण हो गया, इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन हम लोग कहते हैं। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये अगर देखा जाए तो जितने भी प्लांट हैं, मतलब पादप जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो इसे हम यहाँ पर दिख दे रहे हैं, पादप जगत का सबसे कठोर भाग। ठीक है, मतलब पादप जगत का सबसे कठोर भाग स्पोरोपोलेनिन होता है। और जगह जगह हमने ये क्यों छोड़ा है, मतलब यहाँ पर हमने स्पोरोपोलेनिन को क्यों नहीं डिनोट किया है, और केवल एक ही दो जगह नहीं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, ताकि ये मतलब इनका जो ये जो
हम कहें एक तरीके से जनन केंद्रक है, ये जनन कोशिका अब हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर तो जनन कोशिका कहेगा क्योंकि यहाँ इसमें कोशिका विभाजन हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो जनन कोशिका है या नर केंद्रक भी कह सकते हैं या नर युग्मक कहना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके कई सारे नाम हो जाएंगे। इसको निकलने के लिए भी तो बाहर चाहिए आवरण, तो ये क्या करते हैं कि इस तरह आवरण रहता है तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन स्पोरोपोलिन जहाँ भी पाए जाएंगे ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर का पार्ट को बाहर नहीं जाने देते हैं, बाहर वाले पार्ट को अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर आवरण है केवल स्पोरोपोलिन नहीं बल्कि इसके साथ लिपिड भी पाई जाती है, ठीक है, लिपिड भी पाई जाती है। अब ये जो लिपिड है इसका क्या वर्क है, तो देखिए लिपिड नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिपिड मतलब लग रहा है कि जैसे कुछ गीला पदार्थ ही होगा, ठीक है। तो ये जो लिपिड है ये चिपचिपाहट प्रदान करता है, ठीक है, इस परागकण को चिपचिपाहट, ठीक है। अब चिपचिपाहट क्यों प्रदान करता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए परागकण किसी पुंकेसर से निकला परागकण, ठीक है, अब स्त्री केसर पर जा रहा है, अब पता चलो वहाँ पर गिरा, तुरंत नीचे गिर गया, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए एकदम खुरदुरा है, मतलब खुरदुरा भी छोड़िए, अगर एकदम मान लीजिए कि एकदम स्मूथ है और मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर मान लीजिए झटके में अगर गिर गया वर्तिकाग्र पर तो क्या वहाँ पर निषेचन हो पाएगा, नहीं। इसके लिए क्या होता है कि परागकण को चिपचिपा होना जरूरी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये परागण किसके साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पक्षियों के साथ हो रहा है तब तो इसके मतलब चिपचिपा होना जरूरी है, लेकिन वायु के द्वारा अगर परागण होगा, ठीक है, परागण हम बोल रहे हैं, परागकण नहीं परागण। परागण क्या होता है हम बताएंगे सब, लेकिन आज तो हमें केवल परागकण का निर्माण करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिपिड जो होता है ये इससे चिपचिपाहट प्रदान करता है, चिपचिपाहट, चिपचिपाहट, ठीक है। अब देखिए ये चिपचिपाहट हो गया, लिपिड क्या करता है, चिपचिपाहट प्रदान करता है। अब इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताने जा रहे हैं क्या, देखिएगा जैसे ही ये अवस्था आती है अब इसमें क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब ये जो है नर युग्मक, ठीक है, अब नर युग्मक जो है जैसे ही किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है। अब यही पॉइंट ही है इसमें कि मान लीजिए ये जो है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोशिका विभाजन हो गया, तर्कु रूप में है इसमें ये। अब ये किसी स्त्री केसर क्या है हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब टेढ़े बन गया, चलिए छोड़िए। देखिए जैसे ये परागकण स्त्री केसर पे आता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नर युग्मक है, यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ याद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये जैसे ही इस मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये क्या करते हैं अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में कैसे, देखिए अब यहाँ पर तो ये कायिक केंद्रक ही रहेंगे और इसमें क्या होता है कि ये जो है दो रूप में आ जाते हैं। अब दो रूप में क्यों आते हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि आखिर में हमने तो केवल एक ही कण का यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण किया, लेकिन आप तो कह रही हैं कि यहाँ पर जब परागण होगा तो ये जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये यहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। क्यों होता है ये देखिए, क्योंकि जब यह मतलब वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा तो यहाँ से होते हुए जो बीजांड में जाता है, ठीक है। बीजांड हम यहाँ पर इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीजांड है। बीजांड क्या होता है हम सब बताएंगे आपको। तो यहाँ से ये जो परागकण है जब पराग नली के माध्यम से होते हुए यह यहाँ से बीजांड के द्वार से जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही यह जाता है तो वहाँ पर दो नर युग्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें हमें ये पूरा अगर देखा जाए तो परागकण का निर्माण जो है दो कोशिकीय अवस्था में एक होता है और एक होता है त्रिकोशिकीय अवस्था में, ठीक है। एक त्रिकोशिकीय क्या हो गया ये, ठीक है। अब देखिए त्रिकोशिकीय ये द्विकोशिकीय हो गया, तीन कोशिकीय का मतलब एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तीन कोशिकीय अवस्था आ गई। तो जैसे ही हम बता रहे हैं कि ये जैसे दो कोशिकीय हो गया और ये तीन कोशिकीय, चाहे दो कोशिकीय हो या तीन कोशिकीय हो, दोनों में से कोई एक हो जब यह वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, ठीक है। जब यह दो कोशिकीय हो या तीन कोशिकीय, ठीक है, जब यह वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इन्हें तीन कोशिकीय अवस्था में होना जरूरी है,
ठीक है। अब ज़्यादातर पौधे जो हैं वह 2 कोशिकीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। अब आपको लगेगा कि जब ज़्यादातर 2 कोशिकीय अवस्था में पाए जा रहे हैं तो ये वर्तिका के ऊपर पहुँचेंगे तो 3 कोशिकीय अवस्था में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने बता दिया कि पराग नली में 2 नर युग्मक की आवश्यकता होती है। अब ये 3 कोशिकीय अवस्था में क्यों पाए जाते हैं ज़्यादा, बहुत कम? क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि परागकण ठीक है जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो यह मतलब यहीं पर डायरेक्ट पहुँचे। हो सकता है कि यहाँ से मान लीजिए हम जहाँ पर हैं वहाँ से अगर 10 किलोमीटर अगर मान लीजिए परागकण को जाना है तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब यही 3 कोशिकीय अवस्था है तो यही जाकर वहाँ पर पहुँच सके। हो सकता है ये 2 कोशिकीय अवस्था पहुँच जाए। जैसे 2 कोशिकीय अवस्था पहुँचेगा ये अपने आप को 3 कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित कर लेता है। तो बस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि मतलब बस कुल मिलाकर देखा जाए तो यह 2 कोशिकीय रहेगा तो 3 कोशिकीय होना जरूरी ही है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने बता दिया आपको। अब देखिए क्या हमको पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए परागकण जो होते हैं ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। अब ज़्यादा दिन तक जीवित न रहने का मतलब क्या हुआ? जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब तो जाना पहचाना अनाज है। ठीक है, तो जैसे धान हो गया, ठीक है, धान हो गया, धान में अगर निषेचन हो रहा है तो उसका परागकण जो है कितने समय तक जीवित रह सकता है? मतलब कितने समय तक अगर दूसरा मान लीजिए एक नर युग्मक है और एक अंडा सा हो गया, ठीक है, अब कितने समय तक ये दोनों फ्यूज कर सकते हैं? मतलब कितने समय में ये करे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद होने का कोई मतलब नहीं रहा। तो धान में केवल 30 मिनट तक ही परागकण जो है वह जीवित रहते हैं, धान और गेहूं दोनों में। ठीक है, धान और गेहूं दोनों में ही 30 मिनट तक इनके परागकण जीवित रहते हैं। और जैसे अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जैसे लेग्यूमिनेशी हो गया, लेग्यूमिनेशी हो गया, रोजेसी, ठीक है, गुलाब जैसे हो गया, लेग्यूमिनेशी, रोजेसी, सोलेनेसी, ठीक है, इनका जो परागकण है यह कई महीनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, इन सब का परागकण जो है यह कई महीनों तक जीवित रह सकता है, कई महीनों तक। ठीक है, अगर मान लीजिए इन सभी में चाहे धान हो या गेहूं हो, ये लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी ये कई महीने तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि परागकण को हम अभी निषेचन न होने दें, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि परागकण अभी निषेचित न होगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों के बाद हम कराएं, तो हमें ये इस परागकण को कैसे सुरक्षित रखना होगा, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। कि ठीक है, हम चाह रहे हैं कि गुलाब का जो फूल है अभी ना, ये मतलब इसमें इस पौधे में अभी फूल ना आए, हम चाह रहे हैं कि इसमें हम ऐसे समय पर निषेचन कराएं जब मतलब 2 साल बाद हम कराना चाह रहे हैं, या फिर मान लीजिए कुछ महीनों के बाद कराना चाह रहे हैं, तो हमें इस परागकण को कैसे सुरक्षित रखना होगा? तो याद रखिएगा कि इस परागकण को अगर हम ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखना चाहते हैं या सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है? तो -196 ताप की आवश्यकता होती है, -196 ताप की आवश्यकता होती है। अब सोच लीजिए हम लोग का शरीर जो है 37 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है, 37 डिग्री सेल्सियस में। अब इस परागकण को सुरक्षित रखने के लिए -196, जीरो भी नहीं, -1 -2 नहीं, -196 ताप की आवश्यकता होती है। इसको हम किस में रखते हैं? तो इसको हम लोग रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा दोस्तों कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट करके लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगा और समझ में भी हर चीज़ आएगा। ठीक है, तो नोट मेरा इधर का उधर हो जाता है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक हम जितना भी पढ़े, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कब से? परागकण का निर्माण कैसे होता है, परागकण क्या होता है, कितने दिन तक रख सकते हैं, कैसे संरक्षित रख सकते हैं, ये वो सब कुछ पढ़ लिए। क्या हमने ये देखा कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने तो ये देखा ही नहीं, जबकि हमको सबसे पहले यही देखना चाहिए था कि जिस पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ये आखिर में है क्या। तो देखिए यहाँ पर स्टार मार करके
नोट कर लीजिए कि ये जो पराग कण है, पराग कण, ठीक है, पराग कण का अध्ययन, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, ठीक है। जैसे बायोलॉजी है, अब हम लोग परागकण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैलिनोलॉजी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब परागकण का निर्माण कैसे होता है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सेंड कर दीजिएगा। हम पूरा हमारा कोशिश रहेगा कि उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं हमसे कि ये बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग का ये पूछना है हमसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं कि क्या केवल ये यूपी बोर्ड के लिए है? जी नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं कि हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं, NCERT, ठीक है, NCERT, जो कि सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि NCERT इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।